हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सदिश एवं प्रक्षेप गति। तो उसी का जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हो गया था। और क्या बोलते हैं, कल आप लोग की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा अस्वस्थ था, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। और आज हम लोग इसका जो क्या कहते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, इसके एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप अपने फोन में टेलीग्राम में सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे फिजिक्स बाय राघव तो आ जाएगा मेरा चैनल। उसमें मेरी सारी वीडियो और सारी पीपीटी आपको मिल जाएगी। तो इसको टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बताइए कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन सी राशि अदिश राशि है। अच्छा ये बताया, मैंने आपको बताया था ना कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है, मैंने बताया था ना। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं कि सदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि के लिए मैंने वो बताया था कि वे भौतिक राशियां जिनका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है वो अदिश राशि कहलाती है, और जिनका परिमाण प्लस दिशा दोनों होती है वो राशियां क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। तो इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्न भौतिक राशियों में से बताएं कि कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन सी राशि अदिश राशि है। तो मैं आपको बता दूं कि सदिश राशियां कौन सी होती है। इसमें क्या लिखा है, आयतन। सदिश राशि कौन सी होती है, आयतन, सॉरी, आयतन, द्रव्यमान, चाल, त्वरण, घनत्व, मोल संख्या, वेग, कोणीय आवृत्ति, विस्थापन और कोणीय वेग। इनमें से आपको यह बताना है कि कौन सी राशि सदिश राशि है और कौन सी राशि अदिश राशि है। तो सदिश राशि में क्या बताई थी मैंने ट्रिक, जिन जिन नाम में अगर वाह या बा आ जाए तो वे राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां होती है। या फिर जिनका वेग, जिनका परिमाण प्लस दिशा दोनों हो उनको क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं। तो सदिश राशि में क्या होगी, पहला त्वरण होगा, दूसरा वेग होगा, तीसरा विस्थापन होगा और चौथा कोणीय वेग होगा। ये तुम्हारी क्या हो गई, सदिश राशियां हो गई। अब मैंने दूसरा क्या बताया कि अदिश राशियां कौन सी होती है। अदिश राशियां वे होती है जिनका आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, मोल संख्या, कोणीय आवृत्ति, मतलब जिनका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है वे संख्याएं कहलाती हैं। वो मतलब उनको क्या बोलते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। और जिनका परिमाण प्लस दिशा दोनों हो उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। इसको याद करने का एक मैं ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, जैसे मान लो ये हो गए आप, ये हो गई आपके कोई मित्र हो गया, और आपको जो मित्र है आपसे ये बोल रहा है, ये हो गए आप, लिख दूं मैं, ये हो गए आप, ये हो गए आपके मित्र। मित्र ने क्या बोला आपसे, मित्र ने ये बोला कि आप हमसे 5 किलोमीटर दूर आप हमसे मिलिए। सिर्फ मित्र ने इतना बोला। जब 5 किलोमीटर दूर आप मिलेंगे जाके किसी से, तो सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि आप हमसे 5 किलोमीटर दूर मिलिए। लेकिन अब उसमें आपको ये नहीं पता कि 5 किलोमीटर उत्तर मिलना है कि पश्चिम मिलना है कि दक्षिण मिलना है कि पूरब मिलना है। तो उसके लिए क्या होगा, जिसका आपको ये ना पता हो कि दिशा कौन सी है तो उसको, उस राशि को क्या बोलते हैं, हमेशा अदिश राशि बोलते हैं। और जिसका पता हो कि दोस्त बोल दे कि आप हमसे 5 किलोमीटर दूर पूरब की ओर मिलिए, जब बोल दे पूरब की ओर मिलिए तो उसमें दिशा भी आ गई और परिमाण तो था ही, मान लो 5 किलोमीटर, तो दिशा भी हो गई, परिमाण भी हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, हमेशा सदिश राशि बोलेंगे। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, इसकी स्टार्ट ले लो इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक मिनट सही कर दो इसको पहले। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न सूची में से दो अदिश राशियां, मतलब कि अदिश राशियां और सदिश राशियां भी दी गई हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है कि दो अदिश राशियां कौन सी हैं। सिर्फ दो अदिश राशियों को आपको छांटना है। तो क्या क्या दिया हुआ है, बल, कोणीय संवेग, कार्य, धारा, रेखीय संवेग, विद्युत क्षेत्र, औसत वेग, चुंबकीय आघूर्ण, यहाँ पे आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, अरे फोन आ गया यार,
एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा कॉल आ गई। तो क्या बताना था इसमें, निम्न सूची में से वो बताइए जिनमें दो अदिश राशियां छांटना है। तो अदिश राशियां कौन कौन सी होती है, जिनका सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है वो तुम्हारी क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। तो अदिश राशि में से कौन सी हो जाएगी, कार्य हो जाएगी और विद्युत धारा हो जाएगी। ये दोनों राशियां तुम्हारी जो है ये तुम्हारी अदिश राशियां हैं। और इसके अलावा जो तुम्हारे लिखा हुआ है बल, कोणीय संवेग, उसके बाद धारा, सॉरी धारा नहीं है, उसके बाद रेखीय संवेग, विद्युत क्षेत्र, औसत वेग, चुंबकीय गुण, आपेक्षिक वेग, ये जो तुम्हारी ये सारी तुम्हारी सदिश राशियां हैं। क्या है, ये तुम्हारी सदिश राशियां हैं। और अदिश राशियां सिर्फ तुम्हारी कौन सी है, अदिश राशियां कौन सी हैं, कार्य प्लस का धारा। ये दो राशियों को बताना था आपको। तो ये दो राशियां क्या है तुम्हारी, अदिश राशियां हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आसानी से इसका नोट्स बना सके। या फिर अगर नोट्स ना बनाना चाहें तो आप टेलीग्राम पे जा करके लिखेंगे फिजिक्स बाई राघव, जब सर्च करेंगे मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आपको सारी पीपीटी और सारी क्लासें आपको उसी में मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या कह रहा है, एकमात्र ऐसी राशि बतानी है जो तुम्हारी सदिश राशि हो। जो सदिश राशि हो, सदिश राशि बतानी है। इसमें से एकमात्र ऐसी राशि है जो तुम्हारी सदिश राशि है। ठीक, मतलब जिसका परिमाण भी है और जिसकी दिशा भी है वो तुम्हारी क्या है, सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि आपको बताना है। तो इसमें से कौन सी राशि होगी, ताप तुम्हारी है नहीं, दाब है नहीं, आवेग है ही नहीं। तो आवेग है तुम्हारा सदिश राशि है, समय है नहीं, समय भी तुम्हारा परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। शक्ति में भी नहीं, शक्ति में तुम्हारा सिर्फ परिमाण होता है, समय में सिर्फ परिमाण होता है। कुल पथ की लंबाई, लंबाई अगर निकालेंगे तो पथ की लंबाई में दो प्रकार की होती है कि 5 किलोमीटर इस तरफ उत्तर की दिशा की, अगर दिशा की बात आ जाए तो वहां पर तुम्हारा सदिश राशि होगी, और दिशा की बात ना आए अगर तो वहां पर तुम्हारी अदिश राशि होगी। तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा कौन सा होगा, आवेग होगा। आवेग तुम्हारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जैसे ही आप सर्च करेंगे फिजिक्स बाई राघव तो उसमें आपको मिल जाएगी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक क्रिकेट का कोई खिलाड़ी है, वो किसी गेंद को 100 मीटर अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। ठीक, पूरी कोई पृथ्वी, मतलब कि क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा पृथ्वी होगा, पृथ्वी से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। मतलब कहने का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई तुम्हारा एक खिलाड़ी हो गया, ये आप हो गए, यहां से यहां बॉलर हो गया, यहां से जब ये गेंद फेंका तो कह रहा है कि खिलाड़ी गेंद को कितने मीटर अधिकतम क्षैतिज दूरी, यहां से यहां तक कितनी दूरी तक वो गेंद को फेंक सकता है। जबकि क्या कह रहा है, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है आपको, और क्षैतिज दूरी कितनी है आपकी, 100 मीटर है। क्षैतिज दूरी मतलब यहां से इस जगह से यहां तक गेंद को 100 मीटर दूरी तक फेंक सकता है। तो कह रहा है कितनी ऊंचाई से फेंकेगा कि 100 मीटर दूर तक वो गेंद जाएगी। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारी ऊंचाई हो गई, ये तुम्हारी क्षैतिज परास आर हो गई। ठीक, ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो क्षैतिज परास का मैंने फार्मूला क्या बताया था, क्या बताया था, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और ऊंचाई का फार्मूला मैंने क्या बताया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g बताया था मैंने। अब इसमें आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें आप मान रख दीजिए। ऊंचाई निकालना है, अधिकतम ऊंचाई निकालना है, तो अधिकतम के लिए अधिकतम परास कितनी हो जाएगी, आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर साइन हट जाएगा बटे जी हो जाएगा। और अधिकतम ऊंचाई निकालनी है तो अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटे 2g हो जाएगा। ठीक, इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं आपको।
इतना नोट कर लो पहले आप, फिर मैं आगे बताता हूँ। नोट कर लिया? तो आगे आपको बताते हैं। अब आपको क्या निकालना है, गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंका जा सकता है, आपको यह निकालना है ना। अधिकतम ऊंचाई के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, एच बराबर, फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपान 2g होता है। और परास कितना दिया रखा है, 100, तो परास यहां से निकालेंगे कितना हो जाएगा, आर बराबर यू स्क्वायर अपान जी, और यही बराबर कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो यहां पर यू स्क्वायर अपान 2g का मान कितना दे रखा है, 100 मीटर। यहां पर रख दीजिए, एच बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, यू स्क्वायर अपान जी की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर, यहां पे 100 कर दीजिए, 2 से इसको काट दिए तो 50 आ जाएगा। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 50 मीटर। मतलब कहने का यह है कि अगर उस गेंद को अगर आप 50 मीटर ऊंचाई से फेंकेंगे तो वो वस्तु 100 मीटर दूरी पर गिर जाएगी आपकी, ठीक। या फिर ये भी कह सकते हो, अगर किसी गेंद को 100 मीटर दूर तक फेंकना है तो उसके लिए अधिकतम ऊंचाई आपको 50 की जरूरत पड़ेगी। समझ गए? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को समझो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो मैंने आपको बता रखा है ना इस टाइप के। क्या कह रहा है, क्षैतिज से, एक मिनट, अभी थोड़ा सा पता कम है इसके बारे में। क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है पृथ्वी की ओर, तल पर, और कितनी दूरी पर जाती है वो, 3 किलोमीटर दूरी पर टकराती है, ठीक। प्रक्षेपण कोण बदलकर क्षैतिज वेग से गोली की अधिकतम परास कितनी होगी, ये मतलब आर आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक। और वायु का जो घर्षण है वो नगण्य के बराबर है, मतलब वहां पे जो वायु है वहां पे मतलब बिल्कुल निर्वात है, वहां पे कोई भी वायु नहीं है, नगण्य के बराबर है। समझ गए? फिर से एक बार मैं पढ़ के सुना दूं, क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर बंदूक से छोड़ी गई एक गोली पृथ्वी तल से 3 किलोमीटर दूरी पर टकराती है। एक बंदूक से, ये मान लो जैसे आपका ये तुम्हारा पृथ्वी हो गई, यहां पर तुम्हारी ये बंदूक हो गई, ठीक, यहां से निकली, 30 अंश के कोण पर ऐसे बंदूक से गोली निकलती है। कितना है, 30 अंश का कोण है। उसके बाद क्या कह रहा है, बंदूक से छोड़ी गोली पृथ्वी तल से कितनी दूरी पर टकराती है, यहां से 3 किलोमीटर दूरी पर। 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर पर टकराती है, ठीक। उसके बाद क्या है, प्रक्षेपण कोण बदलकर क्षितिज से गोली की अधिकतम परास कितनी होगी। ये तुम्हारी, अगर इसका कोण बदल दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, तो उसकी परास कितनी होगी, परास आपको निकालना है। समझ गए? तो इसको नोट कर लीजिए, मैं बताऊं फिर इसके आगे। यहां पर कोण कितना बदल कर किया जा रहा है, यहाँ पे 60 अंश का किया जा रहा है, ठीक। तो परास का मैंने फार्मूला क्या बताया था, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बताया था। अब यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी, यहाँ पे किसका मान निकालना है आपको, वायु का क्या अधिकतम परास निकालनी है। परास निकालना है तो यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, यू की वैल्यू आपकी निकालनी है, साइन थीटा का मान पहले कितना था, 30 अंश, तो कितना हो जाएगा ये, साइन 60 अंश हो जाएगा,
बटे जी हो जाएगा, ठीक, बराबर यू स्क्वायर साइन, यहाँ पे 60 हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी रख दीजिए, 10 रख दीजिए, ठीक। इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर √3/20 आ जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ गई, अधिकतम परास आ गई, ठीक, परास तुम्हारी ये हो गई, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस दशा में दो अस्थिर अदिशों का गुणनफल शून्य हो सकता है। मतलब दो अदिश दे रखे हैं, जैसे मान लो एक तुम्हारा दे रखा है ए वेक्टर, अगला दे रखा है बी वेक्टर, कह रहा है किस दशा में इसका मान शून्य हो सकता है। तो पहले ये निकालिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है। दो सदिशों का ए वेक्टर डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा, ए बी cos थीटा होगा, ठीक। अब कह रहा है किस दशा में उसका मान शून्य होगा। तो शून्य के लिए अगर थीटा का मान कितना हो जाए, थीटा का मान अगर 90 अंश हो जाए, तो अगर थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा तो हमेशा ए डॉट बी बराबर हो जाएगा 90, ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी cos थीटा। तो cos 90 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। और 0 क्या गुणा किसी भी संख्या में करवाते हैं तो उसका मान हमेशा 0 प्राप्त होता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी इंटू 0, क्योंकि cos 90 का मान हो जाएगा 0, तो गुणा करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहां पे आप कह सकते हो कि दो सदिशों को अगर लंबवत रख दिया जाए, दो सदिशों को अगर लंबवत रख दिया जाए तो हमेशा उसका गुणनफल 0 आ जाएगा। अगर मान लो ये पे अगर समांतर रख दिया जाए, ये तो हो गया तुम्हारा लंबवत के लिए। अगला बता, जैसे मान लो पूछ लिया जाए, क्योंकि ये 2002 में यूपी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था, किस दशा में दो अस्थिर सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस दशा में, मतलब अगर इन दो सदिशों को समांतर रख दिया जाए तो उसका अदिश गुणनफल कितना होगा। समांतर में कोण कितना हो जाएगा, समांतर में कोण आप लिख सकते हैं 0 अंश भी लिख सकते हैं और 180 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ए बी cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू मैंने क्या बताया थी 1। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर तुम्हारा आ जाएगा ए बी। तो यहाँ पे ये निकलेगा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिश है अगर दोनों को समांतर रख दिया जाए तो उनका अदिश गुणनफल जो निकलेगा हमेशा ए बी निकलेगा इसका। इसको भी आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, या फिर मैं इसकी पीपीटी टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय राघव में डलवा दूंगा, तो वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसको नोट बना लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्या दो सदिश का अदिश गुणनफल ऋणात्मक हो सकता है। दो सदिश है, ए वेक्टर अगला दे रखा है बी वेक्टर, इन दोनों का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसमें आप ये याद कर लीजिए कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल ऋणात्मक हो सकता है अगर थीटा की वैल्यू 90 से ऊपर और थीटा की वैल्यू 270 के नीचे हो, तो हमेशा इसका जो मान होगा वो ऋणात्मक निकलेगा क्या, ठीक। क्योंकि cos में 90 ऊपर अब जाते हैं जब, तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक हो जाता है। इस वजह से दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा ऋणात्मक हो सकता है। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश 2002 में पूछा गया था, ठीक। इसको भी आप नोट कर लीजिए। मतलब यहां पर 90 अंश से लेकर के 270 के
नीचे अगर होगा तो उसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है, इस वजह से उसका ऋणात्मक मान हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या दो सदिशों का सदिश गुणनफल ऋणात्मक हो सकता है, बताएं। सदिश गुणनफल होता क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना होता है, ए बी साइन थीटा। अच्छा ये बताएं साइन थीटा के मान कहीं वैल्यू ऋणात्मक हो सकती है या नहीं हो सकती। तो साइन थीटा की जो अगर थीटा का मान हमेशा ऋणात्मक निकलेगा, साइन थीटा का मान अगर माइनस में आ रहा तो उसका मान हमेशा माइनस में निकलेगा, अगर माइनस में नहीं आ रहा तो उसका मान हमेशा प्लस में निकलेगा। तो इसमें साइन थीटा की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इस वजह से तुम्हारा ये क्या होगा, धनात्मक होगा, हमेशा ये धनात्मक होगा ना कि ऋणात्मक होगा। इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन तो आपके सारे खत्म हो गए। अब कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्या, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के नियम। कल ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये खत्म हो गया आपके क्वेश्चन, ठीक। चलिए तो कल की क्लास आप लोग के पास नहीं आ पाई थी क्योंकि आपको पता ही है मैं थोड़ा बीमार हो गया था कल। अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हूँ, इस वजह से कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी। और अब आज से कोशिश यही करूंगा कि कंटिन्यू होती रहे क्लास। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। धन्यवाद।